चंद्र प्रकाश जी को भी अपने ही सरकारी कर्मचारी थे, इसी कारण सरकारी आवास स्थान मिला था, सरकारी क्वार्टर्स मिला था। और ये लक्ष्मीबाई नगर अपने ऑफिस के पास होने के कारण और यहाँ दिल्ली के केंद्र सेंट्रल में होने के कारण और सारे सुविधा होने के कारण उसको अपना ओन फ्लैट में रहने के लिए उसको मन नहीं चाहता था, वो चाहता नहीं था। और इस तरह वो जब तक मैं रिटायर्ड नहीं, जब तक मेरा सेवा निवृत्ति होता है तब तक मैं यही लक्ष्मीबाई में रहने का वो सोचता है, लक्ष्मीबाई नगर में ही रहूंगा, इस तरह वो सोचता है। और आगे सोसाइटी के अधिकांश फ्लैट खाली पड़े थे, सोसाइटी के अधिकांश फ्लैट वो खाली पड़े थे, लेकिन क्योंकि उस फ्लैट में लोगों का रहना सहना लोग रहे था वो, लेकिन उसका लोगों का रहना सहना कम होने के कारण इस टाउनशिप में लोगों का रहन सहन रिहाइश कम होने के कारण फ्लैटों में लोगों की संख्या बहुत कमी थे और ज़्यादा सा फ्लैट खाली पड़े थे। लेकिन चाहे किसी फ्लैट में कोई रहता हो अथवा खाली पड़ा हो, सोसाइटी सभी फ्लैट मालिकों से प्रति माह 1000 रुपए रख रखाव का खर्चा लेती थी। और सोसाइटी का रूल्स ये क्या रूल्स ये हम देख सकते हैं, किसी भी सोसाइटी फ्लैट में हम क्या वहाँ रहा या नहीं रहा और महीने में इसका मेंटेनेंस चार्ज को हमको भरना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्ज को हमको चुकाना पड़ता है। सोसाइटी के अधिकांश फ्लैट खाली पड़ी थी, लेकिन चाहे किसी फ्लैट में कोई रहता हो या ना रहता, सोसाइटी सभी फ्लैट मालिकों से प्रति माह मतलब प्रति महीना 1000 रुपये क्या किसके लिए लेते थे, वो मेंटेनेंस चार्ज रख रखाव का खर्च लेती थी। रख रखाव मतलब मेंटेनेंस चार्ज वो लेती थी, हर महीना मेंटेनेंस चार्ज को सबसे सोसाइटी लेती थी। सोसाइटी के सभी फ्लैट के मालिकों से महीने में 1000 किसके लिए रख रखाव के खर्चा लेती थी। और चंद्र प्रकाश को भी हर महीना सोसाइटी को रख रखाव खर्च देने के लिए द्वारका जाना होता था। चंद्र प्रकाश को भी हर महीना सोसाइटी के रख रखाव मेंटेनेंस चार्ज देने के लिए द्वारका जाना पड़ता था। जब भी वो सोसाइटी जाता, लगे हाथों चौकीदार से इस बात का जायजा लेना नहीं बलता था कि सोसाइटी में अब कितने लोग आ गए हैं तथा किराए का क्या रेट चल रहा है। इससे उसका यह जोड़ घटा करने में आसानी हो जाती थी कि यदि फ्लैट किराए पर उठ जाए तो उससे कितने रुपए मासिक की आमदनी शुरू हो जाएगी, यानी आर्थिक तंगी से कितनी राहत मिल जाएगी। राहत के बारे में सोचना ही अपने आप में काफी राहत के देने वाला होता है। इसलिए जब भी वह सोसाइटी जाता था काफी राहत का अनुभव करता था। और सोसाइटी के अधिकांश फ्लैट खाली पड़े थे, लेकिन भी वो रख रखाव का चार्ज सोसाइटी फ्लैट के हर मालिक से वो लेती थी। और चंद्र प्रकाश को भी हर महीना सोसाइटी का रख रखाव चार्ज देने के लिए जाना पड़ता था। और जब भी वो सोसाइटी जाता था क्या करता था, वहां से चौकीदार मतलब वॉचमैन से इसके बारे में वो पूछता था। किसके बारे में पूछता था, अब सोसाइटी में अब कितने लोग आए गए हैं। अब इससे वो महीने में एक बार चंद्र प्रकाश जाकर रख रखाव का खर्च देने के लिए, रख रखाव का चार्ज देने के लिए जाता था। और उस समय वो चौकीदार से सोसाइटी के फ्लैट के बारे में बातचीत करता था, पूछता था इस सोसाइटी में अब कितना किराए
जब भी सोसाइटी जाता था चौकीदार से इसके बारे में पूछते हैं कि सोसाइटी में अब कितना लोग रह गए हैं, यहाँ अब कितने लोग सोसाइटी में रह रहे हैं और किराए का क्या रेट चल रहा है, अब कितना रेट में किराया रेंट, अब फ्लैट को कितने रेंट में दे रहे हैं। और इससे उसका यह जोड़ा घटा करने में आसानी हो जाती थी कि यदि फ्लैट किराए पर उठ जाए तो उसे कितने रुपए मासिक की आमदनी शुरू हो जाएगी, यानी आर्थिक तंगी से कितनी राहत मिल जाएगी। वो सोचता था अगर मैं भी मेरा फ्लैट को किराए में देने से मेरे आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक स्थिति से मुझे थोड़ा सा राहत मिल सकता है। और राहत के बारे में वो सोचता है अगर मैं भी मेरे फ्लैट को किराए में उठ जाने से मुझे भी मेरा आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा राहत मिलता है। और राहत के बारे में सोचना ही क्या है, राहत देने वाला आप में काफी राहत देने वाला होता है। हम राहत के बारे में राहत के बारे में सोचना ही क्या है, हमको राहत देने वाला होता है। इसलिए जब भी वो सोसाइटी जाता था काफी राहत का अनुभव करता था, जब भी वो सोसाइटी जाता था बहुत राहत का अनुभव करता था। रिलैक्स, राहत मतलब रिलैक्स का अनुभव करता था। शायद यह एक प्रमुख कारण रहा हो कि कभी कभी रखरखाव खर्च देने के अलावा भी किसी छुट्टी के दिन वह द्वारका जाकर सोसाइटी हो आता था और द्वारका जाकर आता था। वो रखरखाव का खर्च देने के लिए ही नहीं, और छुट्टी जब उसको नौकरी में छुट्टी मिल जाने पर भी वो द्वारका जाकर आता था और वहां से चौकीदार से फ्लैट के बारे में पूछताछ करता था। किराए कितने रेट में किराए, अब कितने रेंट में देते हैं, कितने रेंट में फ्लैट को देते हैं, इसके बारे में वो पूछताछ करने के लिए। और छुट्टी मिली तो भी वह वहाँ जाता था, फ्लैट में जाता था। और जब भी वो सोसाइटी जाता फ्लैट का ताला खोलकर उसे अंदर से अच्छी तरह देकर जरूर आता था। इससे उसे अपने अंदर एक सुख और शकुन का अनुभव होता था। कभी कभी चंद्र प्रकाश की पत्नी भी उसके साथ चली जाती थी। वो जब अपने फ्लैट को देखने के लिए द्वारका जाता था तब वो क्या करता था, उसका रूम का फ्लैट का ताला लॉक खोलकर अंदर जाकर देखता है, अपने कमरे को देखता है, अंदर से अच्छी तरह देखकर जरूर आता है। इससे उसको क्या महसूस होता है, इसको बहुत आनंद और सुख मिलता था, शकुन का अनुभव होता था। कभी कभी चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी को भी अपने साथ द्वारका ले जाता था। और जनवरी का पहला रविवार था, जनवरी का पहला रविवार था। चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी के साथ मारुति कार में बैठ द्वारका जा रहा था। जनवरी का पहला रविवार था। उस समय चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी के साथ मारुति कार में किसमें जा रहा था, मारुति कार में बैठ द्वारका जा रहा था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, बाहर साथ में शरीर के भीतर से पार हो जाने वाली तेज हवा चल रही थी। कई दिन से सूरज नहीं निकला था, इससे दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा था। रात में पारा 4 डिग्री, रात्रि क्या होता है, पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा रहा था। कई साल के बाद दिल्ली में इतनी तेज ठंडी पड़ी थी, समूच उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में था। बिना समुचित गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना मौत को दावत देना था। अनेक लोग इस शीतलहर का शिकार हो चुके थे। अकेले दिल्ली में ही दर्जनों लोगों की मौत हो चुका था। और शीतलहर के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए सरकार ने जहां फुटपाथ पर सोने वाले या दूसरे बेघर लोगों के लिए जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की थी। और वही धनी लोगों, स्वयं सेवा संस्थाओं और राजनेताओं द्वारा
बेघर गरीब लोगों को ऊनी वस्त्र और कंबल बांटे जा रहे थे। सरकार द्वारा सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी और जनवरी का पहला रविवार था। वो अब अपनी पत्नी के साथ कार में, मारुति कार में बैठकर द्वारका जा रहा था। उस समय बहुत बाहर कड़ाके की ठंडी थी। दिल्ली का वर्णन कर रहा है यहाँ। दिल्ली में बाहर ठंड, 12 कड़ाके की ठंड थी, बहुत ठंड पड़ी थी और साथ में शरीर के भीतर से पार हो जाने वाली तेज हवा चल रही थी। इतनी शीतलहर उठी है, जो शीतलहर इतने जोर से उठी है कि अपने शरीर को भीतर से पार हो जाने वाले ठंडी हवा तेज हवा चली रही थी। और कई दिन से सूरज नहीं निकला था और कई दिन से धूप ही नहीं आया था। इससे दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा था और रात में 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा रहा था। और कई सालों के बाद दिल्ली में इतनी तेज ठंडी पड़ी थी। बहुत सालों के बाद ही इस तरह ठंडी हवा दिल्ली में पड़ी थी और यह दिल्ली के शीतलहर का वर्णन करते हैं। और कई साल के बाद दिल्ली में इतनी तेज ठंडी हवा पड़ी थी, समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में था। पूरा उत्तर भारत शीतलहर के चपेट में आ गया था। बिना समुचित गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना मौत को दावत देना था। बिना हम कपड़े पहनकर बाहर निकलते क्या होता था, हमारा मौत होने का संभावना था। इतना गर्म ठंडी हवा पड़ा था, वहाँ शीतलहर इतना जोर से चल रही थी। अनेक लोग इस शीतलहर का शिकार हो चुके थे, अनेक लोग इस शीतलहर से चपेट में आ गए थे और उसका मौत हो चुके थे। अकेले दिल्ली में दर्जनों लोगों की मौत हो चुका था। दिल्ली में बहुत सारे लोग इसके लिए शीतलहर से कारण मर चुके थे। और शीतलहर के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या करते हैं, शीतलहर का प्रकोप का मुकाबला करने के लिए सरकार ने जहां फुटपाथ पर सोने वाले या दूसरे बेघर लोगों के लिए जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की थी। सरकार ने इस शीतलहर में प्रकोप का मुकाबला करने के लिए सरकार ने फुटपाथ पर सोने वाले या दूसरे बेघर लोगों को, जो लोग फुटपाथ में सोता है, भिखारी और सब लोग, कोई घर नहीं है और बेघर लोगों के लिए क्या करते हैं, सरकार ने जगह जगह पर अलाव जलाने का, उनको रहने का व्यवस्था, जगह जगह पर उनको रहने का व्यवस्था की थी। वही कुछ किसने दी थी, जगह जगह पर रहने का व्यवस्था, और गवर्नमेंट, सरकार ने, और कुछ धनी लोगों ने, अमीर लोगों ने भी, और सेवा संस्थाओं ने, कुछ स्वयं सेवा संस्थाओं ने और राजनेताओं ने द्वारा बेघर गरीबी लोगों को ऊनी वस्त्र और कंबल बांट जा रहे थे। सरकार द्वारा सभी स्कूलों को उस वक्त छुट्टी कर दी गई थी। अगर हम अब कोरोना के कारण छुट्टी सब स्कूल के बच्चों को छुट्टी मिला है, उसी तरह शीतलहर के कारण दिल्ली में उस दिन रविवार के उससे क्या दे दिया था, छुट्टी, सारा स्कूल कॉलेज की स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। और इस समय शीतलहर का वर्णन करते हैं कवि। रविवार का जनवरी का पहला रविवार था। वहाँ चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी के साथ द्वारका जा रहा था। उस समय दिल्ली में किस तरह ठंडी हवा, साथ में शरीर में भीतर पार करने वाले तेज हवा चल रही थी। कई दिन से सूरज भी नहीं निकल रहा था और इससे दिन में तापमान 15 डिग्री और रात में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रही थी। कई साल के बाद दिल्ली में इतनी तेज ठंडी हवा पड़ी थी और समूची सारा उत्तर प्रदेश इसके चपेट में आ गए थे और बहुत सारे लोग इससे कारण ही मौत का दावत हुआ था, वो मौत इसका मर चुके थे। अकेले में दिल्ली में बिना वस्त्र में जाना, इस ठंडी हवा में बिना वस्त्र में जाते हैं, क्या हो सकता है, मौत होने की संभावना था। और गवर्नमेंट शीतलहर के प्रकोप में मुकाबला
करने के लिए सरकार ने यहाँ गरीबी लोगों को यानी फुटपाथ में रहने वाले लोगों को, बेघर लोगों को अपने ही जगह जगह पर गवर्नमेंट जगह जगह पर रहने के लिए व्यवस्था किया था। और वही धनी लोगों ने और राजनीतिक स्वयं सेवकों ने और राजनीतिक नेताओं ने बेघर लोगों को कंबल और वस्त्र देने की, ऊनी कपड़े और वस्त्र और कंबल बांटने लगे थे। सरकार द्वारा सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। और यह सब शीतलहर का वर्णन है। और आगे लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका तक रास्ते में कई जगहों पर रेड लाइटों, चौराहों, फूलों के पास नंगे अधनंगे स्त्री पुरुष और बच्चे शीतलहर से कांपते टिटुरते दिखाई दिए। वो लक्ष्मी नगर से द्वारका, लक्ष्मी नगर का रास्ते का सेंट्रल पॉइंट था। लक्ष्मी नगर से द्वारका तक रास्ते में वो लक्ष्मी नगर से द्वारका जा रहे थे अपने पत्नी के साथ। चंद्र प्रकाश अपने पत्नी के साथ लक्ष्मी नगर से द्वारका जा रहे थे। उस समय क्या देखता है, कई जगहों पर रेड लाइट और कई जगहों पर रेड लाइट देखते हैं। और चौराहो मतलब चारों ओर आकर मिलने का एक रास्ता, एक चारों ओर आकर मिलने का एक रास्ता को इसका सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। चौराहा मतलब चार रास्ता जॉइंट मिलने का एक पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट चौराहा। फूलों के पास नंगे और अधनंगे स्त्री और पुरुष, क्या क्या देखा है वो लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका जाने के रास्ते पर क्या क्या, रेड लाइट, चौराहा, फूलों के पास नंगे अधनंगे स्त्री पुरुष और बच्चे शीतलहर में कांपते टिटुरते मतलब कांपना दिखाई देते हैं। और लोगों की यह दयनीय हालत को देखकर चंद्र प्रकाश का मन द्रवित हो उठता है। उसने बार बार की सीट पर बैठी अपनी पत्नी से कहा, पूनम देख रही है, इन लोगों को इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर इन लोगों के पास ना गर्म कपड़े हैं, ना इस शीतलहर से बचने के लिए कोई शेल्टर है। शेल्टर मतलब मकान। वो लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका जाने के रास्ते पर क्या क्या देखता है, रेड लाइट, चौराहों, फूल के पास नंगे अधनंगे स्त्री पुरुष और बच्चों ने शीतलहर से कांपते हुए देखते हैं। और इस दो लोगों की इस दयनीय हालत को देखकर चंद्र प्रकाश का मन पिघलता है, मतलब द्रवित होता है। इसका मतलब इसको मेल्ट होता है, इसको पिघलता है। और उसने बार बार अपने सीट पर अपने बराबर की सीट पर बैठी अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है, पत्नी का नाम क्या है, पूनम देख रही, इन लोगों को देखो, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी वो उसके पास इन लोगों के पास फुटपाथ में जो लोग रहे हैं इसको दिखाते हुए कहते हैं, देखो पूनम, इन लोगों को देख, इनके पास कोई वो कपड़े नहीं पहने हैं, नंगे और अधनंगे कपड़े पहने हैं, गर्म कपड़े नहीं है। इस तरह शीतलहर उठ रही है, चल पड़ी है। और इस शीतलहर में भी वो उसके पास गर्म कपड़े नहीं है, ना इस शीतलहर से बचने के लिए कोई शेल्टर भी नहीं है, कोई मकान भी उनके पास नहीं है, वो फुटपाथ में ऐसे रहे हैं। और इसके बारे में अपना मन द्रवित होकर बहुत दुख महसूस करते हुए अपने पत्नी से कहता है। और ये लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका जाने रास्ते पर इन लोगों को देखते हैं। ये लोग नंगे और अधनंगे वस्त्रों से वो फुटपाथ में रहते थे। इन लोगों को देखकर चंद्र प्रकाश को मन मेल्ट हो जाता है और इससे पूनम से कहता है, इन लोगों को देखकर बहुत वो दुख महसूस करता है। चंद्र प्रकाश की पत्नी ने बंद खिड़की के शीशे के पार उन लोगों की ओर देखा और सहानुभूति के स्वर में बोली, सरकार ने खोले तो थे कुछ वर्ष पहले रैन बसेरे, क्या हुआ उन रैन बसेरों का? वे रैन बसेरे ऐसे ही बेघर लोगों के लिए तो थे। चंद्र प्रकाश की
पत्नी ने खिड़की, कार की खिड़की, शीशे, ग्लास को पार उन्हें उन लोगों को देखता है, शीशे से उन लोगों को, ग्लास से, कार की ग्लास से, विंडो से उन लोगों को देखते हैं और देखकर सहानुभूति के स्वर में बोलती है, सरकार ने खोले तो थे लेकिन कुछ वर्ष पहले रैन बसेरे, वो रात्रि गृह, इसका गवर्नमेंट ने रात्रि गृह खोला था, रैन बसेरे खोला था।